क्या दिक्कत है कि ईवीएम की पर्ची निकल जाए और उस पर्ची को हम अपना देख के बॉक्स में डाल दें? इस बात से क्यों दिक्कत है चुनाव आयोग को? सीधी सी बात है, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो हम लोगों का हक अधिकार, बाबा साहब का जो भी कुछ हम लोगों को दिया हुआ है, ईवीएम की वजह से हम लोगों को नहीं मिल रहा है। आज ब्राह्मणवाद का सबसे बड़ा टूल, ब्राह्मणवाद को स्थापित करने का सबसे बड़ा टूल ईवीएम हो गया। इस देश का मेन स्ट्रीम मीडिया, मनु मीडिया, जनऊ मीडिया देश की जनता के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है। अभी कैसे सुधीर चौधरी जो है आदिवासियों को लेकर भद्दी टिप्पणी किया है, जिसके ऊपर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज हुआ। ये क्यों दिखाएंगे? तो अमित शाह का बेटा BCCI का चेयरमैन बनेगा, शिवराज सिंह चौहान, निशिकांत दुबे का बेटा जो है अमेरिका लंदन में जाकर डिग्री लेगा, राजनाथ सिंह का बेटा जो है विधायक बनेगा, और दलित बहुजन का बच्चा, दलित पिछड़ा आदिवासी का बच्चा माथा में पटका लगा के जय श्री राम का नारा लगाएगा। हम तो राम के हैं ही नहीं, कुछ राम से हमारा वास्ता ही नहीं है। हम लोग तो शंबुक और एकलव्य के वंशज हैं। शंबुक का गला काटा गया और एकलव्य का अंगूठा काटा गया, हम तो उनके वंशज हैं। राम से हमारा क्या नाता है? नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ईवीएम जैसा मुद्दा पूरे देश में गरमाया हुआ है। देखा होगा आपने तस्वीरों में कि किस तरीके से 31 जनवरी को देश की राजधानी में चुनाव आयोग का घेराव किया। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी तमाम संगठन एकजुट हुए। मेरे साथ हैं खास मेहमान डॉक्टर ओम सुधा। उनसे जानेंगे कि आखिर ईवीएम जैसे मुद्दे पर आपको सड़कों पर आने की क्या जरूरत पड़ गई, जबकि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू निधि जी। सबसे पहले तो यही है कि आप ईवीएम जैसे मुद्दे को क्यों गंभीर मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये तो राजनीतिक मुद्दा भी नहीं है। बाबा साहब ने अपने 2 बच्चों की कुर्बानी देके, बाबा साहब ने अपने पूरे जीवन के संघर्ष के बाद हम लोगों को क्या दिया? हम लोगों को दिया वोट देने का अधिकार। हम लोगों को बाबा साहब ने बताया कि जो है अब राजा के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, अब वोटिंग से जो है वोट से राजा पैदा होगा। हम लोगों को बाबा साहब ने दिया संविधान। संविधान के लिए और वोट का जो अधिकार है, वो उस अधिकार को बचाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो विश्वसनीयता है उसकी वोटिंग की, वो है कि नहीं। बड़ा दुखद है कि जो ईवीएम है उसकी विश्वसनीयता नहीं है। जो लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता है, लेकिन एक सामान्य मनुष्य, जो सामान्य प्रवृत्ति का मनुष्य है, वो ये समझ सकता है। पिछले दिनों जब चांद पर रोवर गया था, खराब हो गया, तो वैज्ञानिकों ने कहा, इसरो के वैज्ञानिकों ने, हम रोवर को रिपेयर कर रहे हैं। धरती से रिपेयर किया जा रहा है जो चांद पर रोवर है, किया जा सकता है। चांद पे रोवर है, धरती से रिपेयर किया जा सकता है, लेकिन जो ईवीएम है उसको हैक नहीं किया जा सकता। ये हम लोगों को समझाया जा रहा है। तो हम इन मूर्खतापूर्ण बातों को नहीं मानते। हम मानते हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। एक दूसरा सवाल ये है, 140 करोड़ लोगों की किस्मत तय होती है चुनाव से। मुझे एक नागरिक के तौर पर भी यह जानने का हक है कि मैंने जिस प्रत्याशी को वोट दिया उस प्रत्याशी को वोट मिला कि नहीं। एक नागरिक के तौर पर मेरा यह मौलिक अधिकार है। तीसरी बात, जो थोड़ा तकनीकी पहलू है, ईवीएम में 7 सेकंड के लिए पर्ची दिखती है, फिर गायब हो जाता है। आम, इमली, केला, कटहल, आपने क्या दबाया, क्या दिखा, क्या गया, उस बात का कोई मतलब नहीं है। आप यह बताइए, अगर इतना ही निष्पक्ष चुनाव हो रहा है तो चुनाव आयोग को क्या दिक्कत है कि ईवीएम की पर्ची निकल जाए और उस पर्ची को हम अपना देख के बॉक्स में डाल दें? इस बात से क्यों दिक्कत है चुनाव आयोग को? सीधी सी बात है, चोर की दाढ़ी में तिनका। ईवीएम एक बेईमान मशीन है। अगर बेईमान मशीन नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी खुलकर ईवीएम के पक्ष में इस तरह खड़ी नहीं होती। तो हम लोगों का हक, अधिकार, बाबा साहब का जो भी कुछ हम लोगों को दिया हुआ है, ईवीएम की वजह से हम लोगों को नहीं मिल रहा है। तो हम लोग संविधान बचाने के लिए, बाबा साहब के दिए हुए हक अधिकार को बचाने के लिए, और हमारा वोट हमको मिला कि नहीं, इस मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए हम ईवीएम के खिलाफ हैं। आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी
न्यूट्रल होकर चुनाव नहीं कराना चाह रही है, बैलेट से आप लोग मांग कर रहे हैं, आप क्यों नहीं मान लेते कि राजनीतिक आपकी तैयारी, राजनीतिक रूप से आप लोग फेल हो चुके हैं, असफल हो चुके हैं, इसलिए आप ईवीएम जैसे मुद्दे को सामने रख रहे हैं, जबकि रिसोर्स कहां से आएगा, इतना पेपर कहां से आएगा? तकनीकी विशेषज्ञ बताते हैं कि ईवीएम से कम खर्च आता है बैलेट पेपर से चुनाव कराने में। ये एक जो है झूठ अफवाह लोगों में फैलाई गई है, मैं दर्शकों के लिए भी बता दे रहा हूं। ईवीएम से चुनाव का खर्च ज्यादा आता है बनिस्पत बैलेट पेपर से, बैलेट पेपर ज्यादा सस्ता है। दूसरा, बैलेट पेपर की छपाई जिला मुख्यालय पर हो जाती है, उसमें कोई तामझाम नहीं कि ईवीएम लेके दिल्ली ढाका से जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वहां हो जाती है छपाई, जिले में होती है उसकी छपाई। वो हमेशा से ईवीएम के मुकाबले सस्ता विकल्प है। तीसरी बात, आप इसमें जो है दोबारा काउंट नहीं कर सकते, ईवीएम को बर्नेबल चिप होता है। अब जो है अगर हमको दोबारा वोट गिनना हो, हम नहीं गिन पाएंगे अगर हमको डाउट है प्रत्याशी को तो। लेकिन बैलेट पेपर को एक बार नहीं 200 बार हम गिन सकते हैं कि हमने किसको वोट दिया। हम देखते हैं, हम जानते हैं, आंख से देखा हुआ है। इतने बड़े उसमें सरकार का, अधिकारियों का समय भी तो बर्बाद होगा। नहीं, समय कैसे बर्बाद? आज तक पूरी दुनिया में जितने चुनाव हो रहे हैं, भारत अमेरिका और जापान से ज्यादा वैज्ञानिक रूप से, तकनीकी रूप से स्पेशलिस्ट हो गया था, अलग बात है। वहां से ज्यादा यहाँ तो यार खुले बैठे हैं लोग। अमेरिका जैसे देश में बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, जापान जर्मनी में बैलेट पेपर से चुनाव हो जा रहा है, तो भारत इनसे आगे कब से हो गया? तो ये सब बहकाने वाली बात है। इन बातों का कोई मतलब नहीं है कि आप इस तरह का डर दिखाया जा रहा है। ये सब जो है अफवाहें, पूरी तरह से कोरी कल्पना पर आधारित डर है, ताकि लोगों को बरगलाया जाए कि ईवीएम ही ठीक है। अगर हम फेयर चुनाव चाहते हैं तो बैलेट पेपर से होने में क्या दिक्कत है? अरे बहुमत से जब सरकार बन रही है भारतीय जनता पार्टी की, तो ये कांग्रेस विपक्ष में रहते हुए ये दावा लगा रही है, जबकि ईवीएम को लाने वाली कांग्रेस पार्टी खुद है। आप ये बताइए, हमारे लिए ईवीएम का मसला कांग्रेस बीजेपी चुनाव का मसला है ही नहीं। हमारे लिए ईवीएम का मसला एक नागरिक के तौर पर, एक जागरूक नागरिक के तौर पर हमारे लिए ईवीएम का मसला है कि हमने जिसको वोट दिया उसको वोट मिला कि नहीं। इस मामले में हम डिटरमाइंड हो जाना चाहते हैं। हमारे लिए बस उतना मसला है ईवीएम का। दूसरा मसला ईवीएम का है कि बाबा साहब ने जो हमको हक अधिकार दिया, ईवीएम की वजह से वो संदिग्ध हो गया। हमको संदिग्ध नहीं चाहिए, हमको फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चाहिए मामला। इसलिए ईवीएम मैं राजनीतिक दलों की दृष्टि से देख ही नहीं रहा हूं। और आपने जो पहले ही प्रश्न में कहा था कि जो बहुजन लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं, वो लड़ रहे हैं, बिल्कुल वो लड़ रहे हैं, क्योंकि हम सबको जो हासिल हुआ है तो ईवीएम खा रहा है ना, तो हम तो लड़ेंगे ही, क्योंकि हमारे पास और कुछ है नहीं। अगर इसी तरह से ईवीएम की बेईमानी जारी रही तो वो दिन दूर नहीं जब हम लोग वापस मनुस्मृति वाले दौर में पहुंच जाएंगे। ठीक है, मान लिया जाए ईवीएम बेईमान नहीं भी हो, लेकिन हमको कंफर्म होने का तो अधिकार है ना कि हमने वोट दिया, मिला कि नहीं। तो ये हक हमसे कोई क्यों छीन रहा है? हम ये जानना चाहते हैं, हमने जिसको वोट दिया मिला कि नहीं। अब तो बड़े बड़े लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं। सैम पित्रोदा जो पद्मश्री से सम्मानित हैं, ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कहे जाते हैं, साइंटिस्ट हैं, जिनकी सैम पित्रोदा की किताब पूरे दुनिया में जो है पढ़ा जाता है, दुनिया के टॉप के यूनिवर्सिटी में सैम पित्रोदा को पढ़ा जाता है। कल वामन मेश्राम साहब मुझसे कह रहे थे हम लोगों से कि जो है अब तो सैम पित्रोदा भी जब कह रहे हैं कि ईवीएम बेईमानी हो सकती है, तब तो अब शंका का सवाल ही नहीं। और सच बात है, इतना बड़ा वैज्ञानिक जो है, वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड वैज्ञानिक, लगातार सैम पित्रोदा जैसे लोग ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, तो संशय की गुंजाइश ही नहीं है। सरकार को चाहिए, चुनाव आयोग को चाहिए, और मैं तो कहता हूं दलित पिछड़ों के खिलाफ कोई मामला हो तो तुरंत जो है सुप्रीम कोर्ट खुल जाता है। कहाँ है सुप्रीम कोर्ट? आप संज्ञान लीजिए स्वतः, और ईवीएम को बैन करा के बैलेट पेपर से क्यों नहीं चुनाव कराते हैं? जाहिर सी बात है कि मनुस्मृति का दौर चल रहा है, ये लोग ईवीएम से चुनाव ही कराएंगे, ईवीएम से ही कराएंगे, बैलेट पेपर से नहीं होने दिया जाएगा। क्योंकि आज ब्राह्मणवाद का सबसे बड़ा टूल, ब्राह्मणवाद को स्थापित करने का सबसे बड़ा टूल ईवीएम हो गया है। आप ईवीएम पे तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। बहुजन संगठन की क्या तैयारी है? सड़कों पर कहीं नहीं दिखाई देते, आप देखेंगे टीवी चैनल्स पे इसकी कहीं चर्चा नहीं है। बस जब कभी भी आप बहुजन लीडर से या सोशल जस्टिस की बात करने वाले लोगों से बात करेंगे, वो ईवीएम को जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि 400 के पार वाली सरकार ये दावा कर चुकी है कि 24 में भी हम आने वाले हैं, क्योंकि उन्हें अपनी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। आपने इसमें 2-3 सवाल पूछ दिए। पहले 400 पार का कॉन्फिडेंस कहां से आता है?
किसी भी लोकतांत्रिक देश में कोई राजनीतिक दल कहे कि 400 पार लेंगे, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? ये कॉन्फिडेंस आता है ईवीएम से। दूसरा सवाल आपने कहा सड़क पर नहीं दिखते। अभी पिछले 2 दिन पहले जो जंतर मंतर पर बॉम्बसेप के नेतृत्व में जो ईवीएम के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, लाखों लोग सड़क पर उतरे, तो उसको आप क्यों भूल जाते हैं? दूसरी बात, मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों दिखाएगा? ये तो मनु मीडिया है, जनेऊ मीडिया है, ये तो हमारे खिलाफ है। इस देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जो मनु मीडिया है, जनेऊ मीडिया है, वह मीडिया इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के खिलाफ है। खुलकर मैं कहता हूं, इस देश का मेन स्ट्रीम मीडिया, मनु मीडिया, जनेऊ मीडिया देश की जनता के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है। आप देखिए पत्रकारों के बयान कैसे आते हैं, कैसे जो है अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, ये सब जो है आरक्षण के खिलाफ खुलकर बोलते हैं। अभी कैसे सुधीर चौधरी जो है आदिवासियों को लेकर भद्दी टिप्पणी किया है, जिसके ऊपर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज हुआ। ये क्यों दिखाएंगे? चौथी बात आपने जो कही आंदोलन को लेकर, पूरे देश में आंदोलन की तैयारी चल रही है। आने वाले 19 फरवरी को ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन फिर से जंतर मंतर पर होने जा रहा है। और मैं सबको बता दूं, बहुजन भाइयों को बता दूं, समाज में ये बहुत सवाल उठता है कि सारे बहुजन नेता एक नहीं हो रहे हैं। एक खुशखबरी भी है कि डॉक्टर उदित राज और वामन मेश्राम मिलकर उन लोगों ने फैसला किया और वीडियो मैसेज भी जारी किया है। आप दोनों के ट्विटर और फेसबुक को खंगाल सकते हैं कि साथ मिलकर 19 फरवरी 2024 को जंतर मंतर घेरेंगे। देश के तमाम बहुजनों से मैं आज नेशनल दस्तक के माध्यम से अपील करता हूं, अभी नहीं तो कभी नहीं, संविधान बचाने का यह आखिरी दौर है, आखिरी समय है। फिर पता नहीं हम मिल पाएंगे कि नहीं, पता नहीं हम जैसे लोगों को ये लोग फांसी पे लटका देंगे या जेल में भेज देंगे। तो संविधान बचाने की आखिरी लड़ाई का समय है। 19 फरवरी को सब दिल्ली आइए। इन मनुवादियों को औकात दिखाने का यही मौका है। सब मिलिए, तमाम संगठन अपना झंडा, डंडा, बैनर लेकर आइए। संगठन आपस का ईगो भूल जाइए। यह संविधान बचाने का आखिरी समय और आखिरी दौर है। इसके बाद कोई रास्ता, कोई विकल्प नहीं बचेगा। एक बार और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, अगर भाजपा की सरकार आ गई तो अब आगे की रणनीति तो आपने बता दी है। युवाओं के लिए क्या कहेंगे कि युवा, तो आपके समाज का युवा मैं बात कर रही हूँ, ST, SC, OBC की आप लोग बात करते हैं, वो तो धर्म बचा रहा है, उसको संस्कृति बचानी है, उसको राष्ट्र को मजबूत करना है। आप ईवीएम को दोषी ठहराते रहिए। ये तो बड़ा दिलचस्प आपने कहा, लेकिन मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, अमित शाह का बेटा कभी जय श्री राम का पटका माथा में लगा के मस्जिद पे लाउड स्पीकर बांधने नहीं जाता है। राजनाथ सिंह का बेटा विधायक बनता है, वो कभी मोटरसाइकिल पर जय श्री राम का नारा लगा के अयोध्या कुछ नहीं करता है। राजनाथ सिंह का बेटा विधायक बनता है। शिवराज सिंह चौहान का बेटा विदेश में जाकर लंदन, अमेरिका में LLM करता है। हिंदू हृदय सम्राट बन रहे निशिकांत दुबे है कि चौबे पता नहीं, उसका बेटा जो है विदेश में जाकर, अमेरिका में जाकर MBA की डिग्री ले रहा है। तो अमित शाह का बेटा BCCI का चेयरमैन बनेगा। शिवराज सिंह चौहान, निशिकांत दुबे का बेटा जो है अमेरिका, लंदन में जाकर डिग्री लेगा। राजनाथ सिंह का बेटा जो है विधायक बनेगा। और दलित बहुजन का बच्चा, दलित पिछड़ा आदिवासी का बच्चा माथा में पटका लगा के जय श्री राम का नारा लगाएगा। आज तक जय श्री राम का नारा लगाने में आपने कितने जो है अमित शाह का बेटा को देखे? कभी मैं दर्शकों से पूछता हूं, अपने समाज के लोगों, कभी देखे कि अमित शाह का बेटा जो है जय श्री राम का नारा लगाए, झंडा लेके हिंदू हृदय सम्राट बनने जा रहा है, मोटरसाइकिल पे पीछे जा, कभी देखा आपने? वो BCCI का चेयरमैन बनेगा। तो अपने बच्चों को, इस देश के युवाओं को बचाइए। और जिस पैसे से आप धार्मिक काम का काम करते हैं, उस पैसे को अपने बच्चों को लैपटॉप खरीद कर दीजिए, एंड्रॉयड मोबाइल खरीद कर दीजिए, कोटा, दिल्ली, पटना और इलाहाबाद में पढ़ने भेजिए, पढ़ाइए। वही एकमात्र रास्ता है। क्योंकि आजकल जिस राम के पीछे इनको पागल किया गया है, वो राम हमारे नहीं हैं। हम तो राम के हैं ही नहीं, कुछ राम से हमारा वास्ता ही नहीं है। हम लोग तो शंबुक और एकलव्य के वंशज हैं। शंबुक का गला काटा गया और एकलव्य का अंगूठा काटा गया, हम तो उनके वंशज हैं। राम से हमारा क्या नाता है? तो आपको तय करना होगा, इस समाज के लोगों को तय करना होगा कि उनको राम चाहिए या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चाहिए।
कलम चाहिए या हाथ में तलवार लेकर आपका बच्चा जय श्री राम का नारा लगाए? आपने कलम की बात की। यूजीसी कह रहा है एक नोटिस में कि एसटी एससी ओबीसी में मेरिट नहीं होता, तो कहां से वो लोग संस्थानों में आ पाएंगे? यूजीसी का जो चेयरमैन है, पहले जेएनयू का वाइस चांसलर था जगदीश कुमार, और एक देश के केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति अपने विश्वविद्यालय कैंपस में तोप लगा रहा था। ये जगदीश कुमार जेएनयू में तोप लगा रहा था। इसी से उसके मानसिक दिवालियापन का पता चलता है, और इस मामले में उसको बैकफुट पे यूजीसी को आना पड़ा है। अब रोस्टर लागू होगा, तो वो मानसिक रूप से दिवालिया हो गया है जगदीश कुमार, यूजीसी का जो चेयरमैन है, और वो एससी एसटी एक्ट उसके ऊपर लगना चाहिए, और उस आदमी को कायदे से जगदीश कुमार को जेल में होना चाहिए। लेकिन अब मनुवादियों की सरकार है, ऐसे ही लोगों को सम्मानित किया जाता है। तो लोग कैसे जुड़ सकते हैं? 19 फरवरी को आप लोग जंतर मंतर का घेराव करने वाले हैं, अपना कोई जानकारी या कोई कांटेक्ट नंबर हमारे दर्शकों को दे दीजिए। बिल्कुल, 19 फरवरी की लड़ाई बाबा साहब के मिशन से आप जुड़े हुए हैं। केवल जय भीम का नारा लगाना नहीं है, आप समझ लीजिए हम बहुत नाजुक दौर में हैं। 19 फरवरी को ईवीएम के खिलाफ बामसेफ और परिसंघ और तमाम संगठनों को मिलाकर एक बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। पूरी दिल्ली को घेर लेना है। मैं अपना व्यक्तिगत नंबर दे रहा हूं 8789325595। अगर आप 19 फरवरी का आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं, मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, सीधे आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके इस आंदोलन से जुड़ सकते हैं और संविधान बचाने की लड़ाई का हिस्सा बन सकते हैं। याद रखिएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत। शुक्रिया निधि। तो ये थे डॉक्टर ओम सुधा। ईवीएम जैसे मुद्दे पर देश की राजधानी में 19 फरवरी को बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। अगर आप अपनी रोजी रोटी को बचाना चाहते हैं, संवैधानिक अधिकारों को बचाना चाहते हैं, अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य को बचाना चाहते हैं, तो आप लोग इस आंदोलन में आइए, इस आंदोलन को सफल बनाइए, ताकि तानाशाही सरकार पर दबाव बने और उसको मजबूरन आपका संवैधानिक अधिकार देने के लिए घुटनों के बल काम करना पड़े। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ईवीएम जैसे गंभीर मुद्दे पर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं, कृपया करके इस आंदोलन में आने का प्रयास कीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।